जैसा सर आपने बताया कि हम राजा थे। सर जब हम राजा थे तो हम इतने गरीब कैसे हो गए, और आज हमारे समाज में कोई आईएएस नहीं, कोई पीएस नहीं है। आखिर क्या कारण है, हम राजा से रंक कैसे हो गए? धन्यवाद आपको। देखिए, हम पीछे जाएं अगर, तो 12वीं शताब्दी देखें जिसमें सुहेलदेव जी की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद हम देखें तो नासिरुद्दीन शाह एक था, अवध का गवर्नर। ये गवर्नर जब हुआ तो बड़ी खुन्नस थी इसको कि 1,20,000 मुसलमानों को सुहेलदेव जी मार दिए। तो जब तक मैं 2 लाख राजभरों को नहीं मारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये 1226 ईस्वी की बात है। खोज राजभरों का कत्लेआम किया गया और सरकारी राजाज्ञा थी कि जहाँ भी भरों को पाओ मार डालो, इनकी संपत्ति लूट लो, इनकी बहन बेटियों को ला कर के रख लो। 1226 ईस्वी बता रहा हूँ मैं, खास करके अवध क्षेत्र में उस समय बहुत राजभर मारे गए। और देखा जब 1226 और 1246, ये दोनों ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों ईस्वियों में, इन दोनों तारीखों में हमारे समाज को ढूंढ के मारा गया। उस समय कुआना नदी एक है, कुआना नदी बहराइच में पड़ती है, गोंडा में इसमें पड़ती है। वो कुआना नदी से होते हुए हमारे एकदम तराई के जंगल में चले गए, झुंड के झुंड गए। और जब वहाँ गए, बाकी और मैदानी क्षेत्र में जितने थे करीब करीब बहुत से मारे गए, बहुत से जातियाँ बदल ली, बहुत से मुसलमान भी बन गए, बिखराव होने लगा एकदम से। तो जंगल में जब चले गए, एक बड़ा हिस्सा जंगल में, उस समय जंगल ज़्यादा हुआ करते थे, जंगल में जब गए तो आप समझ लीजिए वहाँ फल फ्रूट खाते थे, खेती नहीं हो रही है, फल फ्रूट खाते थे, किसी तरह से जंगली जानवरों को मार के खाते थे। जो नहीं हो सकता था, आप कह सकते हैं कि हम जंगली बन गए। 100, 125, 150 अगर ऐसा ही कोई सभ्यता रहे तो बताओ उसकी सभ्यता संस्कृति बच सकती है? तो जितना निकृष्टतम काम था वो भी करना चालू कर दिया उन लोगों ने। और यहाँ तक कि जब अनाज घटता था तो उनके नौजवान लड़के इकट्ठा होते थे कि गांव है कहीं बगल में, तो गांव पे टूट पड़ते थे वो, और वहाँ से अनाज गन्ना जितना मिलता था वो सब ले जाते थे और फिर जंगल में बनाते खाते थे। धीरे धीरे जब मुसलमानों का थोड़ा सा, खास करके मुग़लों का जब उदय हुआ, तो मुग़ल उतने निर्दयी नहीं थे। अक्सर मैं देखता हूँ कि मुसलमान और मुग़ल में कोई फ़र्क ही नहीं कर पाता है। अक्सर मुसलमान को मुग़ल ही बोल देते हैं लोग। मुग़लों से हमारी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है। हमारी बड़ी लड़ाई, मुग़ल माने क्या होता है, मंगोल के रहने वाले जो थे, इस्लाम को मानने वाले, उनको मुग़ल कहते हैं। बाबर से शुरुआत होता है वो। तो हमारे लोग जब जंगलों में इतना दिन छिपे रह गए, इतना, तो बताइए उनकी सभ्यता संस्कृति कैसे रह जाएगी? जैसे सर आपने बताया कि सुहेलदेव जी की जो इतिहास है सुहेलदेव जी का, वो दबाया गया है और अभी भी दबाया जा रहा है, उसके साथ राजनीति हो रही है। तो जो अपने समाज के लोग हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? साथियों, ऐसा है कि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो हमको एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, एक रास्ता देती है, एक पथ प्रदर्शक का काम करती है। इतिहास को कभी हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है इतिहास। इतिहास से हमको सामने रास्ता मिलता है। और मैं अपने समाज को यही कहूँगा कि अभी तक तो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जागरण हो रहा है, लोगों तक बातें पहुँच रही हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी पहुँच रही हैं, सारे लोग जान रहे हैं। मैं अपने समाज से विनती एक ही करूँगा कि जिस तरह से आप भोजन करते हैं, जिस तरह से आप दैनिक क्रिया करते हैं सब कुछ,
उसी तरह से अपने इतिहास को समझने के लिए भी आप थोड़ा समय निकाल करके अपने इतिहास को जानिए, सुनिए, समझिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बैठिए, उनसे समझिए, किताबें मंगवाइए, पढ़िए। अपनी चीज़ पढ़ने से सब कुछ होगा। हम अपने बाप का बाप, लड़का जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसके घर के लोग उसका नाम पुकारते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए, उसके बाद दुनिया पुकारती है। इसलिए इतिहास हमारा तभी आगे आएगा जब हम अपने इतिहास को पुकारेंगे, तभी वो आगे आएगा, तभी वो सबके सामने जाएगा। नहीं तो हमारा इतिहास इस तरह से मिटता जा रहा है। पहली बात तो ये कि हमारे समाज के लोग अपने इतिहास को जानें। दूसरी बात ये कि मैंने ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं जो लिखा हूँ 100% सच लिखा हूँ। उसका परीक्षण, निरीक्षण और प्रयोग आप लोग करें। आप लोग जाएं उस स्थान पे जहाँ मैंने लिखा है कि यहाँ इनका किला है, यहाँ इनकी राजधानी थी, यहाँ इनका ये था, यहाँ इनकी लड़ाई हुई थी। आप वहाँ जाएं जब भी समय मिले। देश बहुत बड़ा है। कुछ लोग नज़दीक के भी हो सकते हैं, बहराइच के कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग रायबरेली के हो सकते हैं। वहाँ का इतिहास जब लिखा गया, बलिया का लिखा गया, आजमगढ़ का लिखा गया, वहाँ के लोग तो आजू बाजू के वो जानते ही हैं कि हाँ यहाँ लिखा गया। ये किला ज़रा देखें तो क्या हालत में है, किसका है, ये पूछें, ज़रा समझें, तो आपको लगेगा कि प्रैक्टिकली वो सही है कि गलत है। वो चीज़ आपको लगेगा। और आप खोजिए तब कि आखिर इतिहास में इसका नाम क्यों नहीं आया। ये इतना बड़ा किला है, घोसी का किला इतना बड़ा है, इसका नाम क्यों नहीं आया। राजा घोष का घर है इसलिए नाम नहीं आया। हाँ, तो इस तरह से आप जब नाम रखेंगे इतिहास का, नाम तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे इतने किले कोट का अतिक्रमण हो रहा है, दूसरे लोग उस पर कब्जा करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और सरकार ने भी डलमऊ के किले को तो इंदिरा गांधी ने तोड़वा दिया। इंदिरा गांधी ने तोड़वा करके बीच से नहर निकलवा दी, बीच किले को तोड़ दिया उन्होंने। मैं उस समय लेटर लिखा था, ये 1984-85 की बात है कि उन्होंने तोड़वा करके वहाँ नहर निकलवा दी। उसी तरह से बहुत से हमारे किले आज भी सुरक्षित हैं। डलमऊ का जो मेन है बारादरी, वो अभी भी सुरक्षित है। आप लोग को संदेश मेरा ये है अपने समाज को कि जब भी आप जाएं घर पे, शहर में रहते हैं, छुट्टी से जाते हैं, प्रिविलेज लीव मिलती है 30 दिन की, आप जाएं तो 10 दिन केवल पर्यटन करें। आप योजना बना लें ऐसे कि इस बार मुझे डलमऊ के किले पर जाना है, इस बार मुझे मिर्ज़ापुर के किले पर जाना है, इस बार मुझे बलिया के किले पर जाना है, बहराइच के किले पर। आप जाएंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि वास्तव में ये सच है कि झूठ है, उसका परीक्षण करें। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी खोज नहीं पाए हम लोग, हमारी भी एक लिमिटेशन है, खोज नहीं पाए। तो आने वाली पीढ़ी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब नींव रख दी गई है तो आने वाली पीढ़ी उस पर ईंटा रखती चली जाएगी, एक सुंदर सा मकान आपको दिखेगा। और ये समाज, मैं तो कह रहा हूँ, ये समाज को 600 बरस तक ये सोता है, 600 बरस तक जागता है, मैंने देखा है। आप इतिहास उठा के देखिए इसका, तो ये बहुत लंबे समय तक सोता रहता है। फिर जब जागता है, एक बार बन बना के उठता है ना, कोई इसको रोक भी नहीं पाया है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये समाज एक दिन, अच्छा 153 हमारी उपजातियां हैं, फिर राजनीतिक पर बात आ जाती है, इनको हमें जोड़ना है। और जब जोड़ेंगे तब देखेंगे हमारी कितनी अच्छी ताकत है। चरण सिंह ने यही किया, पहले अहिर थे, ढनहोड़ को डोला, ग्वाल को जोड़ा उन्होंने, और जितनी 7-8 जातियां हैं उनकी, उनको जोड़ करके एक ताकत बनाई। और ताकत बनाने के बाद देखिए आज क्या लग रहा है। उसी तरह से जब हमारी जातियां जुड़ेगी, बिहार लोग तो एकदम तैयार हैं, बहुत से लोग तैयार हैं, तो शादी ब्याह भी होने लगे बिहार से। तो ऐसी बहुत सी जातियां जो हम बिखरे हुए स्वजनों की पहचान में मेजर जातियों का मैंने वर्णन किया है, उनसे कम से कम शादी विवाह नहीं हो सकता तो रोटी बेटी का संबंध नहीं हो सकता, तो एकता का तो संबंध हो सकता है। वो हम करें, पहले शुरू करें, इसके बाद धीरे धीरे देखिए हमारी ताकत कितनी बड़ी बढ़ जाएगी। हमारी आबादी पूर्वांचल में ही केवल दिखती है, बहुत जगह भरिया बड़ी बहुत अच्छी आबादी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ये भरिया जाति कब बनी, R.V. रसल की किताब पढ़िए, तो भरिया लोग कम से कम 10-12 तो MLA है इस समय, 1-2 मिनिस्टर हो जाते हैं। उनको जोड़िए, देखिए वो उनको मालूम है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में जबलपुर में जब मीटिंग हुई तो भरिया के लोग बहुत से आए थे। वो चाहते हैं, इस पे हम साधन संपन्न उतने नहीं हैं, लेकिन जो साधन संपन्न लोग हैं, खास करके नेता लोग, जा कर के उनके यहाँ टाइम दें,
एक मिनिस्टर जाएगा और समय देगा कि भाई मैं आना चाहता हूँ, आप रखो, बताना चाहता हूँ अपनी बात को। हम लोग जातिवादी लोग नहीं हैं, ये आपको बता दूँ। भर जिस दिन जातिवादी बन जाएगा उस दिन भर को कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा जातिवादी अगर इस देश में है कोई तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण अगर कोई कत्ल करके आया है, मैं छाती ठोक के कहता हूँ और माइक के सामने बोलता हूँ, प्रमाण के तौर पे बोलता हूँ, अगर कोई ब्राह्मण कत्ल करके आया है, ब्राह्मण जज बैठा है, तो उसको सज़ा देने में एक बार सोचता है कि इसको ब्राह्मण है, कैसे सज़ा दूँ मैं। सबसे बड़ा जातिवादी ब्राह्मण होता है। जिस दिन राजभर समाज जातिवादी हो जाएगा, जातिवादी का मतलब होता है अपने समाज के किसी को देख लीजिए, उसको इतना ऊंचा पद दीजिए, तभी हम जातिवादी कहलाएंगे। हम जातिवादी नहीं हैं, हम तो आपस में लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। जातिवादी बनिए। और संविधान में कहा गया है जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, लेकिन हमारे शादी ब्याह कोई दूसरा तैयार है क्या? 75 वर्ष तो बीत गया, 75 वर्ष में ब्राह्मण तैयार है क्या हमारे घर शादी करने के लिए? नहीं तैयार हो तो जातिवादी तो सबसे बड़ा वो है। सारे लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण के घर मेरी शादी हो, कौन जात नहीं चाहती, लेकिन ब्राह्मण नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा जातिवादी कौन है? ब्राह्मण है। और दूसरा वो क्या कहते हैं, मेरी अक्सर उनसे बातें होती रहती है, बड़ा शास्त्रार्थ होता है, तो कहते हैं तो हम लोग चमार में करा। हम कहें ना, सबसे पहले ऊंचे वाले के नीचे आवे पड़ी। काशीराम का फार्मूला यही था ना, पेन ऐसी है, पेन ऐसी है, सबसे ऊंचे बैठा हो, और इधर चमार सबसे नीचे बैठा। तो आप कह रहे हो यहाँ से यहाँ वाला करे, मैं कह रहा हूँ यहाँ वाला शुरुआत करे, यहाँ इसको ऐसा कर दीजिए, तो अरे काले कुल चली। अब सबसे तो जातिवादी सबसे बड़ा ब्राह्मण है, उससे बड़ा कोई जातिवादी नहीं है। ये अपनी अगर देश को सत्यानाश का कारण, मूल कारण ब्राह्मण है। तो हम यही संदेश देंगे सबको कि अपने समाज को गोलबंद करिए, सब लोग एक होइए, एक निर्णायक सही। भारतवर्ष हमारा है, भारत देश हमारा है, और हम ही से पूछते हैं लोग कि राजभर कौन होते हैं, भर कौन होते हैं। ऐसा मिटा दिया हमारी चीज़ों को, ये हम होने नहीं देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, और सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस पर लग जाइए। सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है कि अपने समाज के विषय में सब लोग चिंतन करें, जानें, समझें, आगे बढ़ाएं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सर के चाहने वाले भी हैं। शुरुआत करेंगे श्याम राजभर जी से, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष थे। श्याम जी, आप बताइए एम.बी. राजभर इतिहासकार जी के बारे में आप कितना जानते हैं इनके बारे में? धन्यवाद अखिलेश जी, और हार्दिक स्वागत करता हूं मैं एम.बी. सर जी का, बाबू जी का, कि जो हमारे समाज को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाया इन्होंने। और इस मॉरल पाइपलाइन धरती के ऊपर हम लोग, सौभाग्य हमारा है कि हमारी इस धरती के ऊपर एम.बी. सर हैं कि जो हमें एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, एक राजभर समाज को इकट्ठा करने के लिए। राजभर समाज में एक राजा जो पैदा हुआ है, माननीय सुहेल देव जी राजा जो हैं, उनको खोज करके इन्होंने ला के एक समाज को जोड़ने का काम जो किया है, और ये बहुत ही बड़ा काम है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, और बाबू जी का पैर छू के आशीर्वाद भी लेना चाहता हूँ कि ये समाज को ऐसे जोड़े रहें, और हम सबके सारे के लोगों की लंबी उम्र इनको लगे कि जितना है उतना ये चलें समाज के लिए, और समाज को जोड़ने का काम करें, ये उम्मीद मैं करता हूँ। और ये अंधेरी पाइपलाइन है, इसमें जितने भी लोग आए हैं, अच्छे अच्छे लोग आए हैं, उन्होंने कोई मंत्री बना है, कोई नेता बना है, कोई प्रधान बना है, ये अंधेरी की देन है। उसी तरीके से आज अंधेरी में हम लोग को गर्व होता है कि हमने भी एम.बी. जी सर को पाया है अंधेरी के अंदर। और मैं पुनः एक बार बाबू जी का पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि समाज को जितना जोड़ना चाहे, जितना पैदल चलना चाहे, जितना चलना चाहे, ये चलेंगे। और यही उम्मीद रखता हूं एम.बी. सर के लिए कि ये चलें और समाज को इकट्ठा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुग्रीव राजभर जी हैं, जो काफ़ी शादियाँ राजभर समाज में करवाई हैं और दहेज मुक्त शादियाँ करवाई हैं। जानना चाहेंगे पिता तुल्य बाबू जी हैं एम.बी. राजभर जी के बारे में, इनकी क्या राय है? धन्यवाद अखिलेश जी। एक तरह से हमारे पथ प्रदर्शक हैं एम.बी. जी। जैसे सब लोग मोदी के भक्त हैं, योगी के भक्त हैं, उस प्रकार से मैं इनका भक्त हूँ। इनका जो आदेश होता है सर आँखों पर होता है,
और इनकी मार्मिक कहानी बहुत गहरी है। जब ये अपना इतिहास लिख रहे थे, 8 घंटा ड्यूटी करके आते थे, इसके बाद घर में रोटी पकाते थे। उस टाइम इसने मतलब बुरी हालत में रहते थे, फिर भी उन्होंने इतिहास ढूंढने का काम किया और समाज को आज अपना सुहेलदेव दे दिए हैं। तो ये हमारे गुरुदेव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बोलेंगे? आप बोल रहे हैं? हाँ? नहीं, 2 शब्द बोल के आप खत्म करिए। स्टार्ट है ना? तो ये हमारे राजभर समाज के एक इतिहासकार, राजभर समाज के मसीहा, राजभर समाज के जिन्होंने राजभर समाज को उनका इतिहास खोज कर दिए और आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को एक ऊंचाई तक लेके गए और अपना पूरा जीवन समाज को दिया। धन्यवाद करते हैं सर जी को और समाज से आग्रह करते हैं कि मिलजुल के रहें। समाज को जब भी आपकी ज़रूरत है तो एकत्रित होइए, तभी समाज विकास कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव राजभर।